विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समसामयिक घटनाक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आज हम यहाँ पर कुछ मिसलेनियस यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो और भी यहाँ पर शेष रह गए हैं। तो यहाँ पर आज की कड़ी में अंतिम कुछ यहाँ पे साइंस एंड टेक के टॉपिक को हम डिस्कस करें। और इसके साथ ही आपको बता दूं यहाँ पर हम जो एक सीरीज लेकर चला रहे थे साइंस एंड टेक में सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर, तो आपको हम यहाँ पर ये लास्ट वीडियो यहाँ पर इससे रिलेटेड लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि आज वीडियो आपको और मिले, लेकिन हम यहाँ पर इसे अब फिनिश करेंगे और आपको कुछ नए तरीके के करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट को प्रीलिम्स फैक्ट के नाम से आपको स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी यहाँ पर इसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा कि क्या नया लेकर आने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आज के साइंस एंड टेक के इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक है सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट तकनीक। ठीक है, यह हाल ही में देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ के नाम से भी जानते हैं, ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण परिसर से एसएफडीआर बूस्टर का यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। थोड़ा यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि एसएफडीआर करता क्या है। तो देखिए, एक ऐसी है मिसाइल प्रणोदन प्रणाली। सबसे पहली चीज मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है। होता क्या है इसमें, जिसमें रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेस मिसाइल बूस्टर के साथ थ्रस्ट मॉड्यूलेट डक्टेड रॉकेट यहाँ पर आपको इसमें शामिल होता है। भारत रूस की यह संयुक्त यहाँ पर देखा जाए तो अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत इसे विकसित एसएफडीआर उड़ान का यह पहला परीक्षण वर्ष 2018 में किया गया और इसने देखा जाए तो 3 मैक की गति यहाँ पर आपको हासिल की थी। यह प्रणाली देखा जाए तो ठोस ईंधन वाले एक एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन का यहाँ पर आपको उपयोग करती है। इसकी जो रेंज है अगर हम देखें तो यह मिसाइल 70 से 340 किलोमीटर की रेंज की हवाई लक्ष्यों को यहाँ पर भेज सकती है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो डीआरडीओ के बारे में अगर देखा जाए तो यह रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास विंग है। इसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से लैस करना है और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भर यहाँ पर इसे बनाना है। देखा जाए तो युद्धक जो मिशन है इसका एक युद्धक क्षमता को बेहतर करने के लिए तीनों सेनाओं को तकनीकी समाधान यहाँ पर प्रदान करता है। यह सशस्त्र बलों को अंतरराष्ट्रीय हथियार प्रणालियों और उपकरणों से ये लैस करेगा। साथ ही विकसित किए गए जो मुख्य उत्पाद और प्रणालियां इसमें हैं, लाइक अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों की श्रृंखला है, ब्रह्मोस है, हल्का लड़ाकू विमान जो तेजस है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश जैसे हम देखते हैं रडार है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की विस्तृत श्रृंखला इसमें शामिल है और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK1 भी यहाँ पर इसमें आपको शामिल है। अब एसडीआरएफ तकनीक के संदर्भ में देखा जाए तो पहला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये देखिए कि मिसाइल को सुपरसोनिक गति और अत्यधिक सटीकता के साथ बहुत लंबी दूरी तक एक हवाई खतरों को नष्ट करने में यहाँ पर आपको सक्षम बनाता है। वहीं दूसरा अगर देखें तो इससे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में ये मदद मिलती है। हालांकि इसका तकनीक का सतह से हवा मार करने वाले मिसाइलों के लिए भी यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा जो है इसमें कि यह एसडीआरएफ तकनीक का उपयोग कर हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें जो होती हैं लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं और क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्हें आक्सीय कारक की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। इस तरीके से यहाँ पर एसएफडीआर तकनीक का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा जो इंजन की बात की तो एक रैमजेट है, स्क्रैमजेट है, डुअल मोड रैमजेट है। तीनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। रैमजेट जो होता है यह बिना घूमने वाले कंप्रेशर का उपयोग करके सामने से आ रही हवा को दहन करने के लिए संपीड़ित करने हेतु यान के फॉरवर्ड मोशन का उपयोग इसमें करते हैं। यह लगभग 3 मैक की यहाँ पर सुपरसोनिक गति पर अधिक कुशलता से काम करता है और 6 मैक की गति तक यहाँ पर आपको काम कर सकता है। हाइपरसोनिक गति पर पहुंच जाने पर इसकी दक्षता में यहाँ पर कमी आने लगती है। टर्बोजेट इंजन, जैसे कि जेट इंजन के विपरीत इसमें कोई भी यहाँ पर टर्बाइन नहीं होती है। वहीं अगर हम स्क्रैमजेट जो सुपरसोनिक दहन रैमजेट भी हम इसे कहते हैं, यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं, सुपरसोनिक दहन को संभव बनाते हैं और ईंधन के रूप में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन का ये उपयोग भी करते हैं। रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों में कोई यहाँ पर मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसी तरीके से डुअल मोड अगर हम रैमजेट की इसमें बात करें तो रैमजेट मैक को अगर हम देखें तो 4 से 8 की यहाँ पर रेंज में इनकी होती है और इन्हें स्क्रैमजेट में भी यहाँ पर बदला जाता है।
इसका अर्थ है कि यह सबसोनिक और सुपरसोनिक दहनशील मोड दोनों में कुशलता के परिचालन रूप में यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गया इंजन के बारे में, कैसे और किस तकनीक पर काम करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर कुछ मिसाइल और तकनीकों और टैंकों के बारे में है। जैसे एक है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे हम कहते हैं। डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एटीजीएम का सफलतापूर्वक यहाँ पे परीक्षण किया गया। यह परीक्षण मुख्य युद्धक टैंक एमबीटी यानी कि अर्जुन से यहाँ पर किया गया। एमटीजीएम विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से संरक्षित एक बख्तरबंद वाहन एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड का यहाँ पर प्रयोग करता है। इसे मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ यहाँ पर विकसित किया गया है। दूसरा है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसे देखें तो डीआरडीओ ने एमपैट जीएम के अंतिम संस्करण का सफलतापूर्वक यहाँ पे परीक्षण किया। यह स्वदेश में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है और यह कम वजन वाली एवं दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। थर्मल साइटिंग की विशेषता से युक्त इस मिसाइल को एकीकृत पोर्टेबल लॉन्चर से यहाँ पर दागा गया और इस मिसाइल में ऑनबोर्ड नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर उन्नत एवियोनिक्स उपकरणों के लघु रूपों को स्थापित इसमें किया गया है। अगला देखिए यहाँ पर है आपका हेलिना। हेलिना यहाँ पर देखा जाए चर्चा का विषय। ये हाल ही में देखा जाए तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह स्वदेशी रूप से विकसित है, इसे हेलीकॉप्टर से यहाँ पे लॉन्च किया गया। हेलिना देखा जाए तो हेलीकॉप्टर आधारित नाक के बारे में है और यह तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ श्रेणी की टैंक यहाँ पर आपको टैंक रोधी यहाँ पर मिसाइल प्रणाली है। इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर यहाँ पर स्थापित किया गया है। यह प्रणाली दिन और रात तथा सभी मौसमों में कार्य करने में यहाँ पर आपको सक्षम। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो प्रलय मिसाइल का भी यहाँ पर एक सफल यहाँ पर उड़ान यहाँ पर परीक्षण यहाँ पर किया गया। इसे प्रलय मिसाइल कहते हैं। प्रलय मिसाइल जो है देखा जाए तो किस तरीके से काम करता है वो देख लीजिए। यह स्वदेशी रूप से सबसे पहले तो विकसित है। दूसरा, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। इसके साथ साथ ये 10 मीटर से कम की सटीकता के साथ इसकी मारक क्षमता जो है वो करीब 150 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। एक बड़ी मारक क्षमता है और इसमें एक मार्गदर्शन प्रणाली है जिसमें अत्याधुनिक नेविगेशन ऑफ एकीकृत एवियोनिक्स यहाँ पर आपको शामिल है। अगली योजना क्या है? अगला देखिए यहाँ पे है पनडुब्बी, सबमरीन जिसे हम कहते हैं, जो समुद्र के अंदर होती है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं जो पनडुब्बी है वागीर नौसेना को यहाँ पर सौंप दी गई है। निर्माण देखें तो सहभागी जो है मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड प्रोजेक्ट 75 के तहत स्वदेशी रूप से 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है और इसमें से फ्रांस के नेवल ग्रुप के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से किया जा रहा है। इस श्रेणी की 5 अन्य जो पनडुब्बियां हैं कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला और मार्कशीर है। ऑपरेटिंग जो रेंज इनकी है वो है युद्धपोत रोधी और पनडुब्बी रोधी अभियान चलने, खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी करने, नौसैन्य माइंस बिछाने इत्यादि के रूप में। अगला है प्रोजेक्ट 15B। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत मोरमुगुआ और सोरत पोतों को हाल ही में भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है। यह प्रोजेक्ट कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक पोतों के निर्माण का अगला चरण है और पिछले दशक में शुरू किए गए प्रोजेक्ट 15A का ये हिस्सा है। इनका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और इन 4 पोतों में विशाखापट्टनम, मोरमुगुआ, इम्फॉल और सूरत यहाँ पर आपको शामिल है। ये पोत स्टील्स गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट 17A, यह हाल ही में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के तहत 5वें युद्धपोत तारागिरी को यहाँ पर लॉन्च किया गया। P17 देखा जाए P17 फ्रिगेट्स जो है वो शिवालिक श्रेणी के उन्नत संस्करण है। प्रोजेक्ट 17A पोतों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने घरेलू स्तर पर से डिजाइन किया है। प्रोजेक्ट 17A पोतों के उपकरण और सिस्टम के लिए 75% ऑर्डर जो है वो MSME सहित स्वदेशी कंपनियों को यहाँ पर दिया जा रहा है। अगला यहाँ पर डर्टी बम। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन पर उन्होंने डर्टी बम का इस्तेमाल करने की योजना उन्होंने बनाई है और ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम यहाँ पर इसमें होता है और इसके विस्फोट के बाद हवा के जरिए रेडियोधर्मी जो होते हैं सामग्री दूर दूर तक फैल जाती है। इस बम में परमाणु बम के समान अत्यधिक समर्थित रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में प्राप्त रेडियोधर्मी सामग्री का यहाँ पे उपयोग किया जाता है और इसलिए डर्टी बम को परमाणु बम की तुलना में बहुत सस्ते में और तेजी से यहाँ पर बनाया जा सकता है।
या पोत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल यहाँ पर विध्वंस सकती है। अगला यहाँ पर है कार्ल गुस्ताफ M4। ये क्यों चर्चा का विषय रहा? क्योंकि स्वीडन ने घोषणा की है कि वो भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का यहाँ पर निर्माण करेगा। भारतीय सेना वर्ष 1976 से कार्ल गुस्ताफ का उपयोग कर रही है और वर्तमान में सेना के इसके MK2 और MK3 संस्करणों का परिचालन भी कर रही है। कार्ल गुस्ताफ रिकॉइललेस राइफल एक मैन पोर्टेबल और मल्टी रोल हथियार प्रणाली है। M4 हथियार प्रणाली विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को दागने में सक्षम है और एंटी आर्मर और एल्यूमिनेशन राउंड समेत इसकी अधिकतम सीमा 15,000 मीटर होती है। अगला देखिए यहाँ पर है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी चर्चा का विषय रहा और आर्मेनिया ने भारत के पिनाका MBRL के लिए पहला निर्यात यहाँ पर ऑर्डर दिया है। पिनाका MBRL प्रणाली एक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। इसे यहाँ पर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ने यहाँ पर डिजाइन और विकसित किया है। यह एक मोबाइल यानी कि सचल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और यहाँ पर टाटा ट्रक पर तैनात है। इसकी अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर है और पिनाका MK1 से 75 किलोमीटर, पिनाका ER का यहाँ पर एक विस्तारित ये रेंज है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला है टॉपिक है फ्लेक्स ईंधन। ठीक है, क्या होता है फ्लेक्स ईंधन, क्यों चर्चा का विषय है, ये भी ध्यान लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अपनी पहली तरह का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसमें देखें तो पारंपरिक वाहनों की तरह फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले वाहनों में आंतरिक दहन इंजन होता है। हालांकि इन्हें सामान्य पेट्रोल की बजाय पेट्रोल के साथ एथेनॉल और मिथेनॉल के मिश्रण वाले ईंधन से यहाँ पर इन्हें चलाया जाता है। एथेनॉल का जो मिश्रण होता है वो 20% से लेकर 85% के बीच होता है इसमें। और FFV SHEV में फ्लेक्स फ्यूल इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी इसमें होती है। FFV का जो महत्व है कि कम प्रदूषणकारी होते हैं। एथेनॉल सम्मिश्रण में प्रयुक्त चीनी के डाइवर्जन पर रोक होती है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन के दहन से चैम्बर में किसी भी अनुपात के मिश्रित ईंधन का दहन हो सकता है और आयात बिल में यहाँ पर आपको कमी आती है। अगला है फ्यूल सेल। हाल ही में देखें तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस यहाँ पर लॉन्च की गई है और यह बस देखा जाए तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा निजी कंपनी के KP IT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। फ्यूल सेल के बारे में देखें तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है और साथ ही साथ देखा जाए तो फ्यूल सेल को समय समय पर हम बैटरी की तरह रिचार्ज करने की आवश्यकता इससे नहीं होती है। यह सेल हाइड्रोजन स्रोत और ऑक्सीजन स्रोत से आपूर्ति रहने तक निरंतर विद्युत का यहाँ पर उत्पादन जारी रखते हैं। फ्यूल सेल का जो उपयोग होता है वो मूलतः परिवहन क्षेत्र में हम करते हैं। एक संगठन यहाँ पे CSIR के बारे में, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए CSIR जो है 1942 में इसको स्थापित किया गया, स्वायत्त निकाय है। यह परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए तो कार्य करती है। साथ ही यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास से जुड़े हुए यहाँ पर ज्ञान के विस्तृत आधार के लिए जानी जाती है। इसके द्वारा कवर किए गए जो क्षेत्र हैं उसमें आपको महासागर विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, ड्रग्स, जीनोमिक्स, एरोनॉटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। वर्तमान में जो इसके CSIR के हमेशा अध्यक्ष रहते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इनके जो मिशन है जैसे कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप तकनीकी नवाचार, तकनीकी अनुसंधान का कार्य करना, ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार योग्य और संधारणीय हरित तकनीकों का सृजन करना, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के जरिए संधारणीय कृषि और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। फ्यूल सेल जो काम करता है ये हाइड्रोजन परमाणु एनोड में प्रवेश करते हैं। परमाणु इनके इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। धन आवेशित प्रोटॉन झिल्ली के होकर कैथोड तक पहुंचते हैं और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से गुजरते हुए बिजली यहाँ पर आपको उत्पन्न करते हैं। बाकी यहाँ पर उसका एक प्रक्रिया की चीजें यहाँ पर दी हुई हैं और 5वें स्तर पर जाकर सर्किट से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्यूल सेल के उत्पाद के रूप में जल जाता है और उसमें संलग्न और फाइलें यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए प्रोटॉन के साथ युग्म बनाते हैं। देखा जाए तो परिवहन क्षेत्र, पोर्टेबल और सैन्य क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है। सहायक बिजली इकाइयां, लैपटॉप इत्यादि क्षेत्रों में हम फ्यूल सेल का उपयोग करते हैं। स्टेशनरी में, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय भवनों आदि की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक E10 और 2025 तक E20 अर्थात 20% इथेनॉल मिश्रण को यहाँ पर हासिल किया जा सके। अगले यहाँ पर देखें तो रोशनी है। रोशनी क्या है? यह भारत की पहली खारा पानी से रोशन होने वाली लालटेन है और इस लालटेन से देखा जाए तो यहाँ पे LED बल्ब को बिजली देने के लिए समुद्र के पानी का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट नई खोज हुई है, ध्यान रखिएगा।
यह जल विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर आपको कार्य करता है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने यहाँ पर आपको विकसित किया है। अगला देखिए वर्ष 2022 का जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र का यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। पुरस्कार जो विजेता है वो रसायन विज्ञान क्षेत्र 2022 के यहाँ पे नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को साझा तौर पर दिया गया है। इनके नाम है कैरोलिन आर बार्टोजी, यूएस के मोर्टेन मेल्डन और डेनमार्क के बेरी शार्पलेस। इसके अलावा क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री होती क्या है, तो देखिए के बेरी शार्पलेस मोर्टन मेल्डल ने क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा प्रस्तुत की। क्लिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ तीव्रता से एवं कुशलता पूर्वक जुड़ जाते हैं। इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि लाल है तो निश्चित ही वो दो नीले सेकंड जो होगा वो नीला होगा, और यदि एक नीला है तो दूसरा जो होगा वो लाल होगा, और इस तरीके से वहां पर वो अपना एक संयोग बन बनाते हैं। इसके अलावा टैंगल कण जो कभी यहाँ पर नहीं मिलते हैं, एंटेंगल्ड जो कण है 1 2 3 4 के दो युग्म दो अलग अलग स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। प्रत्येक युग्म जैसे 2 और 3 एक एक कण को विशिष्ट तरीके से इस प्रकार संपर्क में लाते हैं कि वो आपस में एंटेंगल्ड हो जाए, और तत्पश्चात अन्य जो 2 कण है 1 और 4 भी यहाँ पर एंटेंगल्ड हो जाए, और इस तरीके से कभी न मिलने वाले 2 कण भी यहाँ पर एंटेंगल्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 किस तरीके से आपको एक दूसरे से एंटेंगल्ड हो सकते हैं। इसके तहत कार्बनिक अणुओं को आपस में अभिक्रिया करवाने के बजाय पूर्ण कार्बन फ्रेम वाले छोटे मॉलिक्यूल्स पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसी ही एक अभिक्रिया जो है वो कॉपर कैटलिस्ट एजाइज्ड एल्काइन साइक्लोएडिएशन है, और इसका उपयोग चिकित्सा रसायन विज्ञान में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कैरोलिन बार्टोजी ने ऐसी क्लिक अभिक्रियाओं को विकसित किया जो सजीवों के भीतर यहाँ पर कार्य करती हैं, जिससे कोशिकाओं की सतह पर महत्वपूर्ण जैव अणुओं की अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है, और इन जैव अणुओं को हम ग्लाइकेन्स कहते हैं। इन्हें बायो आर्थोगोनल अभिक्रियाओं के रूप में भी जाना जाता है, और ये अभिक्रियाएं कोशिका के सामान्य गुणधर्म को प्रभावित किए बिना संपन्न होती हैं। इन खोजों का महत्व क्या है, तो इसमें एंजाइम अवरोधक और रिसेप्टर लिगेंड्स, दवाओं जैसे कैंसर रोधी एजेंट, रोगाणु रोधी आदि शाकनाशियों, फोटो स्टेबलाइजर्स इत्यादि के विकास को ये बढ़ावा देती है। अगला यहाँ पे देखिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार एंटेंगल्ड फोटॉन्स के साथ किए गए प्रयोगों और बेल इक्वलिटी नियमों के उल्लंघन को स्थापित और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए यहाँ पर दिया गया। पुरस्कार विजेता जो है भौतिकी के क्षेत्र में 2022 के यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन एफ क्लॉजर यूएसए और एलन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के। क्या है ये क्वांटम प्रयोग और बेल इन इक्वलिटी? देखा जाती है एंटेंगल्ड अवस्था में कणों की जांच और नियंत्रण की संभावना को प्रदर्शित करते हैं। इससे क्वांटम भौतिकी एक नए युग की यहाँ पर शुरुआत होती है, जब कई कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स के युग्म समान क्वांटम अवस्था साझा करते हैं, तो इसे हम एंटेंगल्ड यहाँ पर कहा जाता है। और इसके तहत किसी एक कण के गुणधर्म का मापन करके हम तुरंत ही दूसरे कण के गुणधर्म का यहाँ पर पता लगा सकते हैं। इसलिए दूसरे कण के गुणधर्म का पता लगाने के लिए अलग से मापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। खोजों का महत्व क्या है, देखिए इसमें क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम नेटवर्क्स के निर्माण में सहयोग मिलेगा, तथा सुनिश्चित क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के विकास, सुरक्षित क्वांटम एन्क्रिप्टेड संचार हेतु यहाँ पर यह प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2022 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव के क्रमिक विकास से संबंधित जीनों की खोज के लिए दिया गया है। पुरस्कार विजेता के तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का स्वीडन के अनुवांशिकविद स्वांते पाबो को यहाँ पर आपको प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा किसे यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पर है ग्रेफेन, यहाँ पे थोड़ा चर्चा का विषय रहा है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट साइंसेज की एक टीम ने ग्राफेन स्टेबलाइज्ड ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल को यहाँ पर विकसित किया है। अब ये कैसे और क्या काम करेगा, इससे लाभ क्या है, तो यह अधिक टिकाऊ है, बेहतर परावर्तक डिस्प्ले तथा लेजर डिवाइसेस बना सकते हैं इससे। फोटोनिक क्रिस्टल प्रकाशी होते हैं, इसमें नैनो संरचनाएं होती हैं, इनमें हम अपवर्तक सूचकांक समय समय पर बदलता रहता है, जैसे कि तितली के पंख हो गए, मोर के पंख हो गए। ग्राफीन में कार्बन परमाणुओं की एकल परत होती है और वह परमाणु मधुमक्खी
के खटकोणीय छत्ते जैसी जाली में कसकर यहाँ पर आपस में बंधे होते हैं। यह कार्बन का एक अपरूप है। विशेषताएं इसकी क्या है? तो अब तक ज्ञात सबसे मजबूत, सबसे पतले यौगिक, यह एक परमाणु जितने यहाँ पर आपको मोटे होते हैं, साथ ही ऊष्मा और विद्युत के ये ग्रेफिन सुचालक होता है। इसका उपयोग ऊर्जा, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर, इमेजिंग, बायो मेडिकल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हम यहाँ पर करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसकी यहाँ पर एक खोज हुई है। ये क्या है? रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने एथिलीन ग्लाइकोल जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2022 शीर्षक से एक राजपत्र यहाँ पे अधिसूचना जारी की। एथिलीन ग्लाइकोल जो है एक रंगहीन, गंधहीन, एल्कोहलिक यौगिक है और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर घातक सिद्ध हो सकता है। यह कमरे के तापमान पर एक सिरप या चिपचिपे तरल जैसा होता है और इसका ज्यादातर इस्तेमाल ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज के रूप में और पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिए यहाँ पर आपको किया जाता है। यह हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड, स्टैम्प पैड की स्याही, बॉल पॉइंट पेन, सॉल्वेंट्स, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन और प्लास्टिक आदि में यहाँ पर आपको पाया जाता है। साथ ही कभी लागत में कटौती करने के लिए तरल दवाओं जैसे कि सिरप में सॉल्वेंट्स के रूप में मौजूद अवैध रूप से यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जो कई बार यहाँ पर आपको जानलेवा होता है। चलिए अंतिम टॉपिक और देख लेते हैं। यह है आपका कार्डिगोल्ड नैनो पार्टिकल्स। क्या है ये? जिसे मानव शरीर में दवा वितरण को तेज और सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इसे विकसित किया गया है। इन नैनो कण को कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज एक उच्च मूल्य परजीवी कवक के रूप में कार्य करने और गोल्ड सॉर्ट्स के संश्लेषण से इसे हम प्राप्त करते हैं। यह 4 भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक सहयोगात्मक प्रयोग का यहाँ पर आपको परिणाम। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक का भी हमने यहाँ पर वीडियो और साथ ही साथ साइंस एंड टेक से संबंधित यहाँ पे करंट अफेयर्स को हमने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ही हमने सब्जेक्ट वाइज जो करंट अफेयर्स आपको स्टार्ट किया था वो यहाँ पर आपको कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर प्रीलिम्स के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करेंगे जो कि काफी ज्यादा फैक्चुअल्स होते हैं और काफी क्वेश्चन वहां पे आते भी हैं। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक वाइज चीजें पढ़ें, ठीक है। टॉपिक वाइज लाइक की प्रमुख यहाँ पे सूचकांक हो गए, रिपोर्ट हो गए, योजनाएं हो गई, खेल हो गए, पुरस्कार हो गए। इस तरीके के टॉपिक्स पर हम अब करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिलेंगी। अब तक का सब्जेक्ट वाइज जो करंट अफेयर था वो यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।